हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया होता है, यानी R1, R2, R3, R4 और R5। ये ऐसे एक सर्किट दी होती है और बैटरी से कनेक्टेड होती है। हमें उसमें अलग अलग ब्रांचेज में करंट की वैल्यू निकालनी होती है, R1 में, R2 में, R4 में, R3 में, या फिर P और Q वायर है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा। और हमें अलग अलग रेजिस्टेंस दे के, उनकी वैल्यूज दे के नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना दिया जा सकता है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने के लिए हम आज लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 मीन्स R1 बाय R2, और जब इक्वल टू R3 बाय R4 होता है तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 और R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। इससे क्या होगा, इस P और Q पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और इस वायर में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यानी R5 वाला जो रजिस्टर है ये कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा, यानी यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। Vp इक्वल टू VQ, नो करंट विल पास थ्रू R5 एंड R5 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्किट। R5 को हम सर्किट से ही रिमूव कर देंगे और हम फिर नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया है, जो बैटरी है उसकी वोल्टेज V है और हमने क्या किया, I1 का करंट गया इस साइड पे, R2 का गया R3 वाली साइड, मीन्स I2 करंट पास करेगा R3 से भी और R4 से भी। तो ये I1 और I2 का करंट सेंड किया हमने सबसे पहले। उसके बाद हमें ये पता है Vp अपॉन VQ इक्वल है, Vp इक्वल टू VQ है, और हमें प्रूफ करना है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, करंट किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो पी ए क्यू पॉइंट के लिए लगाएंगे और पी बी क्यू पॉइंट के लिए लगाएंगे। पी ए क्यू के लिए पहले मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। पी ए क्यू, पी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, क्यू ये है और बी ये है। पी ए क्यू, हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ से करंट एंटर करेगा उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। मीन्स I1 का करंट एंटर किया और इस पॉइंट पे रजिस्टर के पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरे एंड पे रजिस्टर के नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही जब I2 एंटर करेगा तो R3 के फर्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव, यही I2 यहाँ से पास कर रहा है। तो I2 सबसे पहले एंट्री की उसने R4 के इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंट्री वो पॉजिटिव और जहाँ से लीव हुआ नेगेटिव। ऐसे ही हमने देखा I1 जब जा रहा था तो वो P पॉइंट के बाद R2 पे गया, R2 पे जैसे ही उसने एंट्री की तो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और जहाँ से वो लीव किया नेगेटिव चार्ज। मीन्स I1 की एंट्री जिस पॉइंट से होगी या किसी भी करंट की एंट्री होगी वो पॉइंट को हम पॉजिटिव कह देंगे रेजिस्टेंस के, और जिस एंड से वो रेजिस्टेंस के निकलेगा उसे नेगेटिव कह देंगे। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करते जाएंगे। अब हम लगाएंगे V P A Q के लिए KVL, ठीक है। तो इसको लिखेंगे VP माइनस VQ, इसको हम लिखेंगे VP माइनस VQ। तो VP माइनस VQ, हमें पोटेंशियल निकालना है इसके अलोंग, मीन्स ये सारे के अलोंग, इतने पार्ट के अलोंग। तो हमने लिखा VP माइनस VQ। अब हम VP से चलेंगे, इस पॉइंट से चलते गए तो सबसे पहले हमें R1 रेजिस्टेंस मिला जिसमें कितना करंट है I1, तो हम इसको लिखेंगे माइनस I1 R1। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले किसने, जहाँ से एंट्री हो रही है वो पॉइंट कैसा है, नेगेटिव। अब हम ए पॉइंट पे गए, फिर हम आगे गए, हमें एक रजिस्टर मिला जिसका नाम क्या है R3 और उसमें करंट है I2।
तो और पॉइंट हमें पॉजिटिव पॉइंट जो हमने सिंबल्स दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिए थे एक टाइप से, तो हमें कौन सा कहाँ से हम एंट्री करें, पॉजिटिव से, तो हम इसको लिखेंगे +I2 R3। तो हम इसको दोबारा से लगाना बताता हूँ मैं। VP माइनस VQ को लिखना है तो एंट्री हुई R1 में किस एंड से, नेगेटिव, तो हमने लिखा -I1 R1, और R3 के अंदर एंट्री हुई I2 प्लस R3 से। ऐसे ही अब हम आगे पोटेंशियल निकालेंगे VBQ का। VBQ को निकालने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ VBQ, यानी हम निकाल रहे हैं VB माइनस VQ। VB माइनस VQ, हम B से चलेंगे तो हमें क्या मिला सबसे पहले, VB माइनस VQ। तो हमें सबसे पहले मिला, हमें यहाँ पे निकालना है VPQ, तो हम लिखेंगे VP माइनस VQ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें मिला I1 R2 प्लस का, और फिर हम यहाँ से आए और हमें मिला I1 R4। एंट्री कहाँ से हो रही है, नेगेटिव चार्ज से हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का लिखा। तो हमारे पास VPQ वैल्यू भी आ गई, PAQ की, और PBQ वाले जंक्शन की भी वैल्यू आ गई। हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया तो हमें PAQ भी मिल गया, हमने KVL लगा लिया, और PBQ भी लगा लिया। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, I2 R2 इक्वल टू I1 R1 और I2 R4 इक्वल टू I1 R3। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएगा R1/R3 इक्वल टू R2/R4, यानी जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था वो बैलेंस हो गया और उसके रिजल्ट्स हमें मिल गए हैं। अब हम I1 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं करंट डिवाइडिंग लॉ से। इसमें R3 प्लस R4 बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R5 को नहीं लेंगे क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुका है, इनटू में टोटल करंट। ऐसे ही I2 निकालना होगा तो R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू I। मीन्स हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं I1 कौन सा है। I1 ये करंट है, इस करंट को निकालना है तो R3 प्लस R4 बाय में सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इंटू I। ऐसे जब हमें I2 निकालना है तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू I। तो अभी हम इसको, एक छोटा सा टॉपिक है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी तक जो हमने ब्रिज देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज वो क्या था, बैलेंस्ड, बट अब हम देखेंगे अनबैलेंस्ड। इसमें जो R1/R2 होता है वो R3/R4 के इक्वल नहीं होता, वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी। तो वही हम देखते हैं, जब R1/R2 मीन्स R1/R2 लेस देन है किससे, R3/R4, यानी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, बट हम केस देख रहे हैं कम वाला। R1/R2 इज लेस देन R3/R4, तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब R1/R2 ग्रेटर देन होगा R3/R4 से, तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। R1/R2 R3/R4 से ग्रेटर है तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स इन दोनों का रेशियो, जब इन दोनों के रेशियो से बड़ा होगा तो P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जब R1/R2 ग्रेटर देन R3/R4 होगा तो Q का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हम कर देते हैं। VP नॉट इक्वल टू VQ, हमें ये प्रूफ करना है। लेट VP इज ग्रेटर देन VQ, VP माइनस VQ विल बी ग्रेटर देन 0। एंड वो जो हमने VPAQ के लिए पीछे लो लगाया था वो यहाँ पे भी लगाएंगे, जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, -I1 R1 प्लस I2 R3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, I2 R3 ग्रेटर देन I1 R1 हो जाएगा। और जब हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे करंट डिवाइडिंग लॉ से तो वो आएगी R1 प्लस R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू R3 ग्रेटर देन R3 प्लस R4 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4।
मीन्स हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा R3/R4 इज ग्रेटर देन R1/R2। ये डिपेंड करता है कि R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, उससे हमें डिसाइड हो जाएगा कि P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है या Q का। अगर R1/R2 लेस देन है R3/R4 से तो P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जब R1/R2 इज ग्रेटर देन R3/R4 तो Q का ज़्यादा होगा। मीन्स इन दोनों का रेशो ज़्यादा तो ये पोटेंशियल ज़्यादा, इन दोनों का रेशो ज़्यादा तो ये पोटेंशियल ज़्यादा। मीन्स हमें ये याद रखना है, जब भी इस पार्ट का क्या रेशो ज़्यादा हो तो पोटेंशियल सामने वाले का ज़्यादा, इस पार्ट का रेशो है जो ज़्यादा है तो P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें एक सर्किट दी हुई है, ठीक है, तो उसमें हमें बताना है 4 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 और 1 ओम का है और ये 3 का है। तो हम इसको मान लेते हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 और R4, इनकी वैल्यूज दी हुई है हमें। अब क्वेश्चन में पूछा है इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B देन करंट इन वायर। मीन्स A और B के बीच में एक वायर को हम कंडक्ट कर देते हैं या लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता तो इस वायर में से कोई भी करंट ना जाता, बट अब उसने ऑप्शन दिया फ्लो फ्रॉम A टू B, फ्लो इन डायरेक्शन डिसाइडेड बाय वो V, जीरो, फ्लोज फ्रॉम B टू A। जीरो तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसमें R1/R2 नॉट इक्वल टू R3/R4। अब हम चेक करते हैं R1/R2 मीन्स 4/4 और R3/R4 इज 1/3, तो हमें पता लगा R1/R2 इज ग्रेटर देन R3/R4। जब मैंने कहा था ये पार्ट का रेशो है वो बड़ा होगा तो पोटेंशियल कहाँ का ज़्यादा हो जाएगा, B पॉइंट का, यानी VB ज़्यादा हो गया तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, B टू A। जब B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट सप्लाई कर देगा, B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और करंट फ्लो करेगा वो फ्रॉम पॉइंट B टू A। तो अभी हम कुछ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ 5 रजिस्टर लगे हुए हैं 10-10 ओम के और एक बीच में लगा हुआ है 10 ओम का। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने सबसे पहले देखा R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, यानी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसमें जो ये वाला सर्किट है, ये जो वायर है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से एलिमिनेट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से। मीन्स VP इक्वल टू VQ हो गया है R1/R2 इक्वल टू R3/R4 की वजह से। तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ ऐसा बचेगा, क्योंकि इसमें जो बीच वाला रेजिस्टर है वो रिमूव हो जाएगा और हमें इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। और ये कितना है, सभी 10 ओम और 10 ओम है। तो ये दोनों हम देख सकते हैं सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही हम नीचे वाले दोनों को देखें तो ये दोनों भी सीरीज में 20 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये 20 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। और जब इनको सोल्व करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ओम का। और अभी मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। मीन्स जे अगर सभी रेजिस्टर्स इक्वल हैं और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही आंसर होगा। यानी A और B पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट के बीच में क्या है, एक रेजिस्टर लगा हुआ जिसे हमें एलिमिनेट करना होगा क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो नेट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी ये सभी RR होते तो नेट रेजिस्टेंस R आ जाती। अगर सभी रेजिस्टर 5 ओम होते, बीच वाले से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की वजह से, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 5 ओम हो जाता। अगर ये सभी की वैल्यू कुछ भी होती, इन चारों की वैल्यू अगर सेम है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो A और B पॉइंट के बीच में, किसके, A और B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस वही हो जाएगा जो इसकी वैल्यू है।
अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमें दिया हुआ है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और 12 ओम का। बी और सी के बीच में हमें एक्स ओम का। सी और डी के बीच में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं 1 ओम के पैरेलल में। ए और डी के बीच में 3 ओम और 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। तो अभी हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन सर्किट शोन इन एडजॉइनिंग फिगर द करंट बिटवीन बी एंड डी इज 0। बी और डी के बीच में करंट 0 है। वो कब 0 हो सकता है? जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। और पोटेंशियल सेम कब होगा? जब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो, या फिर R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो, तब भी हो सकता है। मीन्स R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो, या फिर R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो। हम इसको R1, R2, R3 और R4 जो कि हम सभी में यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करेंगे हम। तो यानी इनमें से कोई भी कंडीशन है तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा। तो हमें पता लगा ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये सेम है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। यानी 12 ओम प्लस 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, यानी टोटल कितना आ जाएगा R1 16 ओम। 3 और 1 क्या है? सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 4 ओम। 1 और 1 पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 1/2 ओम। एक्स हमें निकालना है ताकि ए और बी और डी का क्या हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए। मीन्स बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, जो भी इसके बीच में वायर है उसमें से कोई करंट पास ना करे। तो हमें बता दिया गया कि बी और डी का पोटेंशियल इक्वल है, यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी हम R1 यानी 16/4 R3 इक्वल टू x/1/2 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 ओम आ जाएगी। मीन्स हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि ये दोनों बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उसकी वैल्यूज को पुट करके हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हमें वैल्यूज दी हुई हैं। 1.4 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है। रजिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 25 ओम। R1 कितना है? 10 ओम। R2 कितना है? 2 ओम। R3 कितना है? 25 ओम, और 5 ओम की वैल्यू R4 की वैल्यू है। तो ऐसा डायग्राम देखते ही सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। R1/R2 मीन्स 10/2, 25/5, ये आया 5 कट करने पे, और ये भी आया 5, यानी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल, और गैल्वेनोमीटर में से कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, यानी इसको हटा सकते हैं। और हमें दिया हुआ 1.4 एम्पियर का करंट इसमें से आ रहा है, और हमें करंट की वैल्यू निकालनी है 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हमने पहले ये चेक किया था, अब हम I1 को निकालेंगे। मीन्स 2 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, यानी इसके अक्रॉस I1 होगा। और मैंने पीछे एक फॉर्मूला भी बताया था, जब हमें इसका रेजिस्टेंस करंट निकालना है इस पार्ट का, तो करंट डिवाइडिंग लॉ से निकालेंगे। वो क्या होता है? जो सामने वाली ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस, यानी 25 + 5 बाय में टोटल रेजिस्टेंस 10 + 2 + 25 + 5 इंटू में टोटल करंट, जिससे कि I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। इसका पॉइंट हटा के 10 लिख लेंगे। 3 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया? 1 एम्पियर करंट पास करेगा 2 ओम के रेजिस्टर से। अभी ये डायग्राम देख सकते हो, ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसमें जो बीच वाला ब्रांच होगा, यानी ये वाला, इसमें से वो हट जाएगा रेजिस्टर, और उसकी कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे। और इसमें गिवन क्या हमें? R = 2 ओम। ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। मैंने बताया था कि जो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो नेट रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा। यानी R की वैल्यू 2 ओम है, तो RAB भी क्या हो जाएगा? 2 ओम। अभी हम देख रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है PQR, यानी P की वैल्यू 2 ओम दी हुई है, Q की 3 ओम दी हुई है, R की
6 ओम दी हुई है, एस की 8 ओम दी हुई है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बैलेंस शंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एस मस्ट बी, यानी शंट पहली बात पैरेलल में लगता है, तो हमें यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू एस के अक्रॉस है। उसकी वैल्यू निकालने की व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो, या फिर R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो। तो हमने देखा P/Q इक्वल टू S/R, यानी P/Q इक्वल टू S/R होना चाहिए। P की वैल्यू पुट की 2 ओम, Q की पुट की 3, इक्वल टू S की वैल्यू पुट करेंगे 8 और S, या फिर हम इसको X मान लेते हैं। 8 और S, हमें शंट तो पैरेलल में लगता है, ये बात हमें खुद पता होनी चाहिए। 8 और S पैरेलल में है, 1/X प्लस 1/8 1/R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x/8 प्लस एक्स, यानी ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आया, 8x/8 प्लस एक्स, बाय में ये वाला रेजिस्टेंस R का लिखेंगे 6, क्योंकि हमें यहाँ पे S/R का पुट करना है। तो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम, यानी 8 ओम का शंट लगाएंगे तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमें एक रजिस्टर का डायग्राम दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। 5 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ शोन फिगर। The equivalent resistance of network will be between point B and D is R, between point B and D is R/2, between point A and C is R, between point A and C is R/2। मैंने सबसे पहले तो एक पॉइंट बताया था कि सभी रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो A और C के बीच में, किसके, A और C के बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल, यानी इंडिविजुअल के इक्वल, यानी R हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, बिटवीन पॉइंट A एंड C इज R, ये तो सही होगा ही होगा। अभी हमें B और D के बीच में भी चेक करना है, तो इसका हम वैल्यू सोल्व भी करवाऊंगा मैं, बट इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। जब इस पॉइंट्स के बीच में पूछ लिया जाए तो वो कितना हो जाता है, R/2 हो जाता है। देखो अब हम करेंगे, इसको सोल्व करेंगे प्रॉपर। इसके अंदर हमें एक खास बात ध्यान रखनी है, जब हमें B और D के क्रॉस निकालना हो तो हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये R प्लस R 2R हो जाएगा, और ये R हो जाएगा, टू आर। मीन्स हमें जब ये इस लाइन के क्रॉस, यानी BD लाइन वायर के क्रॉस निकालना है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों भी आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम 2R, ये वाला R, इन दोनों का सम 2R, तीनों पैरेलल में है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस BD के अक्रॉस आ जाएगा R/2, यानी ऑप्शन B एंड C इज द राइट आंसर। अभी हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट और देख रहे हैं। 13 resistors, each of resistors are connected in circuit as shown in figure below। एक फिगर दी है, इसमें 13 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, A एंड B के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो हम ये देखेंगे, इस और इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2R। और ऐसे इसको चेक करेंगे, इसको और इसको, तो भी क्या हो जाएगा, 2R। इन दोनों को चेक करेंगे तो 2R, इन दोनों को चेक करेंगे तो भी 2R। और अंदर वाली सर्किट को भी देखते हैं हम, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, और इनके बीच में भी क्या है, एक R। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि जो ये वाले रजिस्टर है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को शो कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा या एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है,
आर और ये 2R मीन्स ये R और ये 2R को भी कह सकते हो आप, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। ये आपस में क्या है, पैरेलल में। इस R और इस R के पैरेलल को जब सॉल्व करेंगे यानी 1/R प्लस 1/2R, 2R विल बी द LCM 3, 1/R इस किसी भी हम एक पॉइंट का निकाल लें, R डैश कह देते हैं इसको, तो 1/R प्लस 1/2R, और इसको सोल्व करेंगे तो R डैश क्या आ जाएगा, 2R/3। मीन्स हमारे पास एक ऐसा डायग्राम बन जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R/3 होगा, 2R/3 होगा। ए और बी मीन्स इन दोनों को जब सोल्व किया तो 2R/3 आया, इन दोनों को किया तो भी, इन दोनों को किया तो भी, और इन दोनों को किया तो भी, हर केस में 2R/3 रेजिस्टेंस आ गया। तो हमें एक डायग्राम बना लिया नया, और मैंने फिर से एक रिजल्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पे, जब मैंने बताया था जब सभी रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वाला ही आ जाता है, यानी आंसर विल बी 2R/3। Like the video and subscribe the channel.